कल हम लोगों ने कांग्रेस के सेकंड फेज़ की बातचीत की थी और अब यहाँ बैठने वाले हर स्टूडेंट को पता है कि देश में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी कांग्रेस, जिसकी लाइफ को हम 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं। पहली स्टेज 1885 से 1905, 1905 से 1947, 48 कुछ भी कह लो। थोड़ी सी स्पीड से बैठो बेटा, जहाँ जगह मिले जल्दी से बैठ जाओ। क्या था? हाँ उसके ठीक है बेटा, बता देती हूँ। जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहीं बैठ जाओ जल्दी से। चलो अब देखो बोर्ड पर, कल हम लोगों ने सेकेंड फेज़ की बातें की थी। कल हम लोगों ने बातचीत की थी 19, बल्कि शुरू से पढ़ना शुरू किया तो तुम्हें मैंने चार्टर एक्ट के बारे में बताया था। कितने कितने साल में रिन्यू होता था ये? 20 साल। 1813 के चार्टर एक्ट में महारानी ब्रिटेन ने इनको कहा कि भैया तुम यहाँ से बहुत मोटा प्रॉफिट कमाते हो, बदले में इनको पढ़ा लिखा दो और इनकी एजुकेशन पे कितने लाख रुपए खर्च कर दो? 1 लाख। क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी थी, इसका जितना ज़्यादा खर्चा होगा उतना इसका प्रॉफिट घटेगा। इसने अपने प्रॉफिट के चक्कर में हमारे ऊपर 1 भी रुपया खर्च नहीं किया। और 20 साल बाद जब महारानी के पास गए कि मैडम हमारा चार्टर एक्ट रिन्यू कर दो, तो महारानी ने कहा कि तुमने कितने लोगों को पढ़ाया? तो वो मैंने बताया था, इन्होंने कहा मैडम हमें 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, क्या पढ़ाएं, किससे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। तब महारानी ब्रिटेन ने कहा कि एक काम करते हैं, तुम्हारे यहाँ एक बहुत पढ़े लिखे आदमी को भेजते हैं, लॉर्ड मैकॉले। मैकॉले को बोलते हैं भारत में फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक। बेटा बातचीत बंद करनी पड़ेगी। तो जो ये आज अंग्रेजी पढ़ते हो ये किसकी देन है इंडिया में? मैकॉले। इसलिए कहते हैं मैकॉले की शिक्षा पद्धति, मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम हम आज भी कैरी ऑन कर रहे हैं। ये सब इनका दिया हुआ था बेटा, मैथ्स पढ़ा दो, साइंस पढ़ा दो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दो। मैकॉले को कुछ इंडियन लोगों ने भी असिस्ट किया कि हाँ हम भी मैकॉले के साथ हैं, जिनमें हमारे सबसे पढ़े लिखे आदमी थे राजा राम मोहन रॉय। अब तुम सब जानते हो, अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आया तो 2-3 बातें हमें बेसिक सबको पता होनी चाहिए। राजा राम मोहन रॉय बंगाल में थे, कलकत्ता के पास इनका जन्म हुआ था और इनका नाम राजा बिल्कुल नहीं था, ये इनको एक टाइटल दिया था, उपाधि दी थी एक राजा ने, जिसका खुद का नाम था अकबर सेकंड। अकबर 1 तो महान था, जिसको हम कहते हैं बहुत बड़ा बादशाह था। ये उसके बाद की पीढ़ी में था और इतना दब्बू और डरपोक था कि अपनी पेंशन बढ़वाने खुद नहीं गया, अपनी पेंशन बढ़वाने किसको भेजा? हाँ, और राम मोहन रॉय को भेजा, उसके नाम के आगे राजा इसी ने लगाया। और इसने कहा जब तुम वहाँ जाओ तो अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देना कि मैं राजा राम मोहन रॉय भारत के राजा की तरफ से, बादशाह की तरफ से आया हूँ और आप उनकी पेंशन बढ़ा दो। इन्होंने ये जो अपना बादशाह था, जो भाजसा के परिवार का लड़का है, बाद का उतना काबिल नहीं है, अपनी पेंशन बढ़वाने इनको लंदन भेजा, यानी ब्रिटेन भेजा। बाद में 1833 में बेटा इनकी वहीं पे डेथ हो गई। तो राजा राम मोहन रॉय की डेथ कब हुई है? 1833 में। एक जगह थी ब्रिस्टल, ब्रिस्टल नाम की जगह ब्रिटेन में पड़ती है, यहाँ इनकी डेथ हो गई। ये बहुत पढ़े लिखे काबिल आदमी थे। तुम इंडिया में कौन ये पेन बजा रहा है? सती प्रथा का हम सब जानते हैं, आज तो है ही नहीं, एक ज़माने में सती प्रथा बहुत कॉमन था, हर गांव में सती मिल जाती थी। मैंने आपको बताया कोई भी औरत, एक ह्यूमन बीइंग, कोई भी जानवर भी, अगर आग उसके पास ले जाई जाएगी तो भागेगा। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि अगर आपकी उंगली भी हाथ में कहीं आग लग गई, भाप भी लग जाए तो हम हाथ को खींच लेते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन है ये, दिमाग को इंस्ट्रक्शन नहीं देनी पड़ती। हम सब जानते हैं बॉडी के कुछ रिएक्शन रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जिसमें कि दिमाग से पहले इंस्ट्रक्शन शरीर को मिल जाती हैं। तो उस टाइम पर हम सोचें कि कोई जानबूझ के दिमाग से यूज़ करके कि मैं सती हो रही हूँ, सती हो जाए, जल जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। अपने आप को कोई आग लगा भी लेगा ना तो वो पागलों की तरह भागेगा कि मुझे बचा लो। यहाँ हम सबको पता है कि ये सब गलत तरीके से ज़बरदस्ती मारपीट के उन औरतों को, डंडे बरसाते थे उन औरतों के ऊपर ताकि वो आग में ही बैठी रहें।
और जब वो उठ के भागती थी तो उनको घेर लेते थे, ज़बरदस्ती सती करवाते थे। यहाँ कोई औरत तो प्रेज़ेंट थी नहीं, क्योंकि शमशान भूमि में हमारे यहाँ आज भी हिंदुओं में औरतों को नहीं लेके जाते। तो फिर गाँव में आके उसकी बड़ाई करते कि वो तो बहुत अच्छी थी, ऐसे सती हो गई, ताकि बाकी लोगों को भी मन में आए कि हाँ, सती होना अच्छी चीज़ है। सती प्रथा का विरोध किया था किस इंडियन ने? कारण इनकी आंखों के सामने इनकी भाभी, जो इनकी माँ समान थी, उनको सती कर दिया। तो इनको फील हुआ कि कितना गलत किया। और उसके बाद फिर, क्योंकि ये एक इंडियन है, ये तो लॉ नहीं बना सकते, इनको लॉ बनाने के लिए अंग्रेज की ज़रूरत थी। और उस टाइम पे बेंटिक नाम का एक आदमी था। तो ये बेंटिक और लॉर्ड मैकॉले, मैकॉले तो स्पेशल काम के लिए आया है और बेंटिक इस पूरे इंडिया का हेड है। बाद में 1833 के चार्टर एक्ट में एक वर्ड निकल कर आया और कहा गया, अब के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ही नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर देंगे। तो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? बेंटिक, विलियम बेंटिक। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी है। अब ये गवर्नर जनरल क्या बला है, ये पूरी जिंदगी समझ नहीं आता, इसको ध्यान से समझना। हमारे इंडिया में 3 जगह पर, दिल्ली को छोड़ दो, 3 मेट्रोपॉलिटन शहर बड़े बड़े जो डेवलप हुए थे, उनमें एक कलकत्ता, एक बम्बई और एक चेन्नई या मद्रास। अंग्रेज़ों ने इन तीनों को डेवलप किया और ज़्यादा। जैसे ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन हमारे शहर का नाम अलग था। हमारी डेवलपमेंट मुंबई में ना होके बेटा सूरत में थी, हमारी मद्रास चेन्नई में ना होके मछलीपत्तनम में थी, और ऐसे ही हमारी यहाँ की डेवलपमेंट ढाका के आसपास थी। तो उन 3 शहरों को, जो जो हमारे डेवलप्ड एरिया थे, टक्कर देने के लिए अंग्रेज़ों ने और ज़्यादा बढ़ावा दिया बम्बई को, कि इसकी इम्पोर्टेंस घट जाए, जो इंडियंस का है और जिस पे हम काम शुरू कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाए। ऐसे ही हमारे मछलीपत्तनम की इम्पोर्टेंस कम करने के लिए इन्होंने क्या डेवलप कर लिया? मद्रास, जिसको आज तुम क्या कहते हो? चेन्नई। ऐसे ही ढाका, बांग्लादेश में ढाका पड़ता है ना, हमारा तो मेन शहर था ढाका। ढाका की मखमल बड़ी फेमस थी। इन्होंने ढाका की इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए कौन सा डेवलप कर लिया? कलकत्ता। तो ये 3 बड़े शहर अलग अलग टाइम पे बसाए गए। जैसे ये अलग आदमी ने बसाया, ये अलग, ये अलग। अंगियार नाम के आदमी ने बम्बई बसाया था और फ्रांसिस डे ने मद्रास के ऊपर काम किया था। ऐसे ही इसके कलकत्ता के ऊपर भी काम हुआ था, जॉब चारनाक नाम के आदमी ने किया। तो ये 3 बड़े शहर डेवलप हो गए। अब यहाँ क्या होता, जहाज आते पानी के, उनमें से सामान उतारते और यहाँ से फिर अलग अलग देश के कोनों में ले जाते। ऐसे ही जहाज भर के आते किसी डायरेक्शन से, यहाँ उतारते सामान, फिर यहाँ ले जाते। ऐसे ही जहाज आके यहाँ सामान उतारते, तो यहाँ से सामान लाया और ले जाया जाता था। ये 3 डेवलप कर दिए थे अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज़ों ने जब ये 3 डेवलप किए, तो इन तीनों पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक एक आदमी को भेजा, जिसको कहा गया गवर्नर। तो एक गवर्नर ऑफ बंगाल, एक गवर्नर ऑफ बम्बई, एक गवर्नर ऑफ मद्रास। फिर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ना इस एरिया का हुआ, कारण बंगाल सबसे पहले एक, जैसे पूरे इंडिया पर ना एक ज़माने में मुगलों का राज था। इंडिया से भी ज़्यादा टेरिटरी के मालिक थे मुगल, जिसको आप बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब के नाम से जानते हैं ना। उन लोगों ने पूरे भारत पर, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ ये अपना बांग्लादेश, श्रीलंका, सब पे कब्जा कर रखा था। बहुत स्ट्रांग थे वो, उनके पास बड़ी आर्मी थी। तो जब वो मरा, कौन लास्ट वाला मरा? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बाद ना धीरे 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 करके ये फैलने लगा कि ये इतने ताकतवर नहीं है, इनके लड़के ये नाकाबिल हैं, हम चाहें तो अलग हो जाए। सबसे पहले आज़ाद हुआ था मुगलों से बंगाल या कलकत्ता। ये सबसे पहले उनके चंगुल में से बाहर आया, क्योंकि यहाँ पे तेज़ दिमाग आदमी थे, पैसे वाले आदमी थे। उन्होंने कहा भाई हम स्वतंत्र हैं, हम नहीं मानते इस भाजसा के वंशजों की बात। सबसे पहले अलग हुआ, सबसे पहले स्वतंत्र हुआ, तो सबसे पहले नज़र में भी आया किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कि भाई ये अलग है परिवार से, इस पे अटैक करके इस पे कब्जा करना आसान है। तो BEIC ने सबसे पहला निशाना किसको बनाया था? याद करो, प्लासी की लड़ाई हुई थी, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, यही तो इलाका था वो सिराजुद्दौला का। धीरे धीरे करके इस पे अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और फिर यहाँ डेवलपमेंट और ज़्यादा बिजनेस के हिसाब से, वैसा डेवलपमेंट नहीं, बिजनेस वाला। धीरे 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 जो ये गवर्नर था ना, ये ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने लग गया इन दोनों के मुकाबले। तो ज़्यादा पैसा जो इकट्ठा करेगा, कंपनी की नज़र जाएगी, भाई ये ठीक आदमी है, बढ़िया काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा भाई तू ठीक है, तू बढ़िया काम करता है, एक काम करते हैं, तुझे इन दोनों के गवर्नर्स का भी हेड बना देते हैं, यानी तू इन दोनों पे
पे भी नजर रख कि ये ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरह से ये 3 गवर्नर जो पहले इक्वल थे, इनमें नंबर 1 पोजीशन पे कौन आ गया? गवर्नर कहाँ का? गवर्नर जनरल। अब उसके नाम क्या आ गया? जनरल शब्द आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले ये सब गवर्नर थे, अब ये आदमी बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इन दोनों को फील हुआ कि भाई वो हमसे ऊपर है। जैसे क्लास में नहीं होता, क्लास में सब बराबर होते हैं, फिर क्लास टीचर आता है, जब नई नई क्लास आती है तो उनमें से एक को मॉनिटर बनाता है, तो हम कुछ भी कह लें मॉनिटर की थोड़ी सी इज्जत ज़्यादा तो हो ही जाती है। बड़े होने पे खैर लोग हंसते हैं उसके ऊपर, लेकिन जब वो छोटे होते हैं तो देखो छोटे बच्चों के मन में रहता है कि ये मॉनिटर है क्लास का, कारण टीचर का फेवरेट होगा, भाग के शिकायत लगाएगा, मैडम इसने ये किया, मैडम इसने ये किया। तो टीचर थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देगी, उसको रजिस्टर देगी, उसको कहेगी चलो कॉपी कलेक्ट करो। तो बच्चों की नज़रों में वो थोड़ा सा एक स्टेप अपने से ऊपर मान लेते हैं, जैसे तीसरी के, चौथी के, 5वीं के बच्चे मानते हैं। फिर जब वो 8वीं 9वीं में आते हैं तो वो उसके ऊपर खूब हंसते हैं कि ये टीचर का चेला है, चमचा है। फिर ऐसे कहते हैं ना कि भाई फिर मॉनिटर होना थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं। ये टीचर को नहीं पता चलता, पर फैक्ट तो यही है। 12वीं क्लास में कौन मॉनिटर, और डबल हंसेंगे कि ये मॉनिटर टीचर का चमचा। तो उस टाइम पे ऐसा था कि ये तीनों बच्चे थे। अब बच्चों में जो एक मॉनिटर है तो बच्चे इज्जत करते हैं, अब ये दोनों ज़्यादा इज्जत किसकी कर रहे हैं? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। धीरे धीरे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने अपना पूरा एक जाल सा बिछाया और आसपास की टेरिटरी में इसका दबदबा हो गया। तो टाइम बीतते बीतते जब 1833 आया तो ये इतना पैसा इकट्ठा करके देने लग गया था कि पूरे भारत का इसको दे दिया कि भाई तू संभालेगा भारत में, जितना हमारा हाथ पैर फैलेंगे उतने का तू डिसीजन मेकर होगा। तो गवर्नर जनरल सबसे पहले था गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर नाम कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये नंबर 1 है, इसके नीचे पहुंच गए मुंबई वाले भी और चेन्नई वाले भी। फिर इसी का नाम कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस पे बैठने का मतलब आप पूरे इंडिया में जितनी प्रॉपर्टी हमारी फैल गई उन सबका मालिक मैं हूँ। तो ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक। और बेंटिक ने कौन सी प्रथा बंद करवाई थी? उस सती में 2 लोगों ने काम किया था। विलियम बेंटिक तो भाई एक तरह से पावरफुल था, लेकिन हमारे इंडिया का कौन खड़ा था? हाँ, जो किसकी पेंशन बढ़वाने गया था? अकबर सेकंड की। और कहाँ उनकी डेथ हो गई थी? ब्रिस्टल में 1833 में। क्लियर सबको इतना? ये सारी कहानी थी गवर्नर जनरल। तो अब एक पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की है, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी है, जो इसका नाम क्या है? विलियम बेंटिक। 1833 में इन सब कामों के बाद 20 साल तक इन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया। हमने कल एक थ्योरी पढ़ी थी फिल्ट्रेशन, जैसे छलनी में से चाय छन के ऊपर वो रह जाती है ना पत्ती, ऐसे फिल्ट्रेशन थ्योरी कि भैया निस्पंदन का सिद्धांत, शिक्षा ऊपर से नीचे तक छनते छनते आएगी। ये सब चीज़ें चल रही थी। इसी बीच में 1833 में एक डिमांड और उठी। हम इंडियंस ने कहा कि भैया हमारे यहाँ भी पढ़े लिखे काबिल लड़के हैं, लड़कियां तो उस टाइम इतनी पढ़ती नहीं थी, इनको मौका दो। ये भी उस जमाने के हिसाब से, जिसको तुम आज आईएएस कहते हो, तब उनको इंडियन सिविल सर्विसेज में गिना जाता था। आज आप इसको यूपीएससी कहते हैं ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एग्जाम कंडक्ट करता है। उस टाइम पे वो इंडियन सिविल सर्विसेज थी, और इसमें पहले सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के लड़के तैयार होते थे। अंग्रेजों के जब बच्चे 9-10 साल के होते तो उनके दिमाग को ऐसे शेप दी जाती थी कि बेटा तुम लोगों को राज करना है, जाके खूब पढ़ा करो। इंडिया में ना जानवर हैं, लोगों को अकल नहीं है, उन पे तुम्हें राज करना है। तो वो अपब्रिंगिंग का पार्ट था कि हम राज करने के लिए पैदा हुए हैं। अब हमारे देश के लोगों ने थोड़ी सी आवाज़ बुलंद की, और हमने कहा भाई हम भी, हमारे भी कुछ काबिल लड़के आपके राज में क्यों ना सहभागी बने, वो भी अफसर बने। तो हमने डिमांड उठाई कि इंडियन सिविल सर्वेंट्स में इंडियंस भी शामिल होने चाहिए 1833 में। लेकिन इस बात पे कंपनी ने कहा भाई हमें नहीं पता, ये डिसीजन होता है हमारी महारानी का, और हम इस पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तुम्हारी बात पहुंचा देंगे। उन्होंने हमारी बात पहुंचा दी कि इंडियंस चाहते हैं कि हम भी मेहनत करके, पेपर होता है सिविल सर्विसेज का, हम उसकी तैयारी करेंगे, सारा पेपर इंग्लिश में होगा, लेकिन हम अगर मेहनत करें तो हमारा भी 1-2 अफसर बन जाना चाहिए। 20 साल तक ये बात अधर में लटकी रही। 20 साल बाद फिर से चार्टर एक्ट आया, क्योंकि 20 ईयर्स पे ही आता था। 1853 में अब महारानी ब्रिटेन के वहाँ से आया कि भैया इंडिया के भी जो काबिल लड़के हैं वो पेपर दे सकते हैं। तो हम लोगों ने पेपर देना 1853 में हमारे देश में ये ऐलान हुआ कि जो तैयारी करना चाहे कर लो। लेकिन प्रॉब्लम बहुत थी बेटा, 1953 गए भी कितने साल बीत गए, आज तुम 2024 में बैठे हो। उस टाइम पे सोचो
पेपर पूरे का पूरा इंग्लिश मीडियम में होगा। इंग्लिश मीडियम उस ज़माने में ABCD भी नहीं आते थे। तुम में से ज़्यादातर के पिताजी जो पढ़े होंगे वो गांव में छठी में ABCD सीख के आए हैं। आज से 40 साल पहले इंडिया में छठी में ही ABCD पढ़ाते थे। आज़ादी के बाद तक भी हमें इतनी समझ नहीं थी। तो सोचो उससे कितनी पुरानी बात कर रही हूँ मैं, लगभग 100 साल पुरानी। 1947 में तुम आज़ाद हुए, ये 1847 से थोड़ी तो पुरानी बात है, उसके थोड़ा आगे की। तो 100 साल पहले इंग्लिश लिखना भी हमारे लिए मुश्किल था और पूरा पेपर किस मीडियम में आना था? हम पढ़ ही नहीं सकते, हमें ENGLISH ही नहीं लिखना आता, ना पढ़ना आता। तो काफ़ी टफ था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मेहनत की और कभी ना कभी कोई ना कोई तो मेहनत करके आगे निकलता है। सबसे पहले टैगोर खानदान का एक लड़का, जो ये अपने रविंद्रनाथ टैगोर है ना, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, इनके खानदान का एक लड़का 1861 में पहली बार इंडियन सिविल सर्विसेज में एक इंडियन का नाम आया लिस्ट में, और वो नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर का। तो वो फर्स्ट इंडियन है जो किसी अंग्रेजों की बराबरी पर पेपर पास करके, उनका इंटरव्यू पास करके और उनकी लिस्ट में नाम ले पाए। ये अपने आप में प्राउड की बात है। टैगोर परिवार के थे, क्या नाम था इनका? सत्येंद्र नाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने क्वालिफाई किया था इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम। और बेटा इनका परिवार देखो ना तुम, ये टैगोर खानदान के हैं। टैगोर वो जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी बना रखी हैं, तो उनका तो खानदान बहुत अमीर, पैसे वाले, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे हिस्ट्री में 10th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री में देवेंद्र नाथ ठाकुर के, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर के दादा, देवेंद्र के पिताजी की फोटो है 10th क्लास की हिस्ट्री की बुक में, आधे पन्ने पर। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का चैप्टर है उसमें। सोचो आज 2024 में रविंद्रनाथ टैगोर के दादा की फोटो पढ़ाई जाती है NCERT की किताब में। तो सोचो काम कितना किया होगा। जैसे तुम्हारी मेरी तो फोटो कभी नहीं छपी ऐसे किताब में NCERT में, इसके दादा की भी छपती है, जबकि इनको मरे भी कितने साल हो गए, सदी बीत गई ना कितनी। तो कितना बड़ा नाम था इस खानदान का। अब इतना बड़ा नाम वैसे ही नहीं बनता बेटा, मेहनत करने से नाम बड़े बनते हैं, ऐसे फेमस कोई बाय चांस नहीं होता। सोचो इनके परिवार में देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर, कुछ भी लिख सकते हैं, इनके पिताजी थे जिनकी पिक्चर आज तक छपती है। कारण उन्होंने उस टाइम पे इंडस्ट्रीज के लिए रिवोल्यूशन में बहुत काम किया था इंडिया में। पैसा होगा तभी इंडस्ट्रीज के लिए काम किया होगा, खूब पैसे वाले आदमी थे। लेकिन पैसे से बच्चे बिगड़ भी तो सकते थे ना, ये शराब पीते पड़े रहते। कितने सारे लोगों के पास पैसा आज भी है जिनके बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं, जो शराब पीते हैं, गलत कामों में लिप्त हैं। पैसा होते हुए सही दिशा पकड़ना अपने आप में बड़ी बात है। उस हिसाब से देखें तो टैगोर का नाम भी देश में सबसे बड़े लोगों में लिखा जाता है। जब नोबेल का जिक्र आता है तो टैगोर हैं वो पहले इंडियन भी, फर्स्ट इंडियन भी, और फर्स्ट एशियन भी, और फर्स्ट गैर यूरोपीय भी, यानी जो यूरोप का नहीं है, जिनको नोबेल मिला। तो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब चाइना में भी जब ये बात पढ़ाई जाती होगी कि नोबेल सबसे पहले एशिया में कौन लाया, तो चाइना के बच्चे भी हमारा नाम पढ़ते होंगे। और हमारे देश में किसका नाम पढ़ते होंगे? क्योंकि चीन भी तो एशिया में पड़ता है, जापान भी तो एशिया में पड़ता है। एशिया में आपसे बहुत तेज और आगे वाले देश भी आते हैं, लेकिन उनमें से किसी को नोबेल नहीं मिला। फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एशियन, फर्स्ट नॉन यूरोपियन, यानी यूरोप से बाहर अगर किसी को पहली बार नोबेल मिला तो वो हमारे लिए प्राउड की बात है। किसको मिला था वो? और इनको किस चीज़ में मिला था? लिटरेचर में। लिटरेचर, शांति के लिए नहीं, साहित्य के लिए। इन्होंने किताब लिखी थी गीतांजलि, उसके लिए मिला था बेटा। तो फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एशियन, फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिनको नोबेल मिला 1913 में। ये सब कहानी क्यों बताई? क्योंकि इससे तुम्हें वो टैगोर परिवार याद रखना है। तो पहला इंडियन सिविल सर्वेंट कौन था हमारे इंडिया का? नाम था इंडियन सिविल सर्वेंट, बनते थे अंग्रेज। पहला इंडियन जो बना वो इनके खानदान से थे, सत्येंद्र नाथ ठाकुर या सत्येंद्र नाथ टैगोर। और इन्होंने आपके देश का राष्ट्रगान लिखा है। आप सब जानते हैं आपके राष्ट्रगान में कितने पैराग्राफ हैं? नहीं पता? 5। कितने पैराग्राफ हैं? 5। और कितनी लाइंस हैं? 13। और गाने का आइडियल टाइम है 52 सेकेंड। कभी कभी सिर्फ धुन बजती है 20 सेकेंड की। ये फैक्ट्स हैं बेटा, छोटे छोटे पेपर में मिल जाएंगे ये। तो आपका राष्ट्रगान का कितने वो है उसमें पैराग्राफ? 5 अनुच्छेद हैं, 13 लाइंस हैं, गाने का आइडियल टाइम 52 सेकेंड। और अगर कभी सिर्फ धुन बजाएं तो कितने सेकेंड की? 20 सेकेंड। ये टैगोर ने लिखा था।
टैगोर ना बहुत कोई नॉर्मल आदमी नहीं बेटा, बहुत टैलेंटेड आदमी थे। टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा, इससे पहले इन्होंने जो हमारा वो है ना वंदे मातरम, वो खड़े होके गाया था, लिखा नहीं था, गाया था। जैसे तुम लोग बैठे हो, ऐसे कलकत्ता में एक बार 1896 में बैठक बैठी हुई थी। हर साल कांग्रेस के सत्र चलते थे, बैठक होती थी साल में 3 दिन कहीं भी। पहले बताते थे कि भाई साल में, जैसे ज़्यादातर नवंबर दिसंबर में बैठक करते थे साल के एंड में, फिर पूरे साल की एक्टिविटीज़ को बताते कि हमने क्या किया और क्या अगले साल का हमारा प्लान है। तो ऐसा 1896 की बैठक हो रही थी कलकत्ता में। आप सब जानते हैं सबसे पढ़े लिखे लोगों का गढ़ क्या था, है ना, यूनिवर्सिटीज़ भी यहीं पर थी, ज़्यादा काम भी यहाँ पर हुआ। कलकत्ता में 1896 में संसद का सत्र चल रहा था, संसद बोल दिया मैंने, कांग्रेस, तब संसद नहीं थी, कांग्रेस। कांग्रेस के सत्र में जैसे तुम बैठे हो बिल्कुल ऐसे ही बैठते थे। बड़ा सा एक हॉल किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का ले लेते 3-4 दिन के लिए, फिर वहाँ सब ठहरते, वहीं पे रूम्स होते क्योंकि कॉलेजेस में रूम्स होते हैं, वहीं रुकना, वहीं सारा अपना माइक वाइक सिस्टम, फिर भाषण देना, फिर प्लानिंग करना, ये पार्ट था उनका। तो उन दिनों में जब ये कांग्रेस का सेशन कलकत्ता के किसी कॉलेज में था, वहाँ सब आए हुए थे, जैसे तुम बैठते हो सेम ऐसे बैठक। एक आदमी जैसे मैं हूँ तो मेरी जगह पे एक आदमी कोई अपने में से वो लोग चुनते और उसे कहते हैं ये हमारा अध्यक्ष है, ये हमारा स्पीकर है, ये हेड है, ये एक तरह का मॉनिटर है। अब ये 3 दिन तक जो कहेंगे वो सबको करना है और सारी प्लानिंग इनके नाम पे की जाएगी क्योंकि अगले पूरे साल की एक्टिविटी इनके अंडर होंगी। कोई एक आदमी या औरत चुने जा सकते थे। औरत मैंने आपको बताया था पहली बार 1917 में बनी थी। क्या नाम था? हमारी तो नहीं थी, कहाँ की थी? आयरलैंड की। और कहाँ चुनी गई थी वो? कलकत्ता में। सबसे पढ़ा लिखा गढ़ ही कलकत्ता था। हमारी पहली बनी थी सरोजिनी नायडू, वो कानपुर में बनी थी 1925 में। वापस आते हैं तो कांग्रेस के सत्र में जैसे हम बैठे हैं ऐसे ही थे। यहाँ पे अध्यक्ष कोई था, जैसे मान लो मैं हूँ अध्यक्ष, तुम लोग यहाँ के मेंबर्स हो, तुम में से कोई एक की जगह रविन्द्रनाथ टैगोर थे, वो अपनी सीट पे खड़े हुए, उन्होंने परमिशन मांगी कि सर एक कविता या एक गीत सुनाना चाहता हूँ, और वहाँ खड़े होकर उन्होंने गाया था वंदे मातरम। अब ये वंदे मातरम गाया तो टैगोर ने है, लेकिन ये लिखा नहीं था टैगोर ने, लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हाँ, मैंने आपको बहुत पहले बताया भी होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। उन्होंने ये जो सॉन्ग था ये 1874 में वैसे ही बैठे बैठे एक दिन मन में आया, लिख दिया, और एक कागज़ पे लिख के उस कागज़ को फोल्ड करके अलमारी के सबसे ऊपर के एक खाने में रख दिया। काफ़ी सालों बाद उनके मन में एक आया कि मुझे ना नॉवल लिखना है। अच्छे राइटर थे। 1882 में इन्होंने एक वो लिखा था नॉवल, नाम दिया था आनंद मठ। मठ होता है जहाँ सन्यासी रहते हैं। सन्यासियों ने विद्रोह किया था और अंग्रेजों ने उस विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया, तब उसके ऊपर ये नाटक लिखा गया था आनंद मठ। इसमें उन्होंने वो कागज़ लाके दोबारा से चिपका दिया और कहा अब इसकी कॉपियाँ निकाल दो। वहाँ से वो फिर प्रिंटिंग प्रेस में गया, कॉपी निकली, घर घर पहुँची, वहीं से ये जाके इसने पढ़ा होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और फिर ये फेमस हो गया। तो वहाँ से फिर खड़े होकर जब इन्होंने पढ़ा ये 1896 में, तो पूरे देश के लोगों को, जो वहाँ पढ़े लिखे लोग ही जाते थे कांग्रेस में, अच्छा लगा, और वहाँ से क्यों है कि हाँ बहुत बढ़िया लिखा है। लिखने वाला आदमी कौन था? लेकिन गाने वाला आदमी ये नहीं है। गाने वाले आदमी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे जाके टैगोर ने इसी से प्रभावित होकर फिर लिखा था जन गण मन। टैगोर ने अपना जन गण मन 1911 में गाया था। 1911 में ये भी कलकत्ता के सेशन में गाया गया। और फिर टैगोर, क्योंकि देखो खानदान बहुत पैसे वाला है, पीछे मैंने कहानी सुनाई इनकी, तो इनके पिताजी ने ना उस ज़माने में देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक सभा बनाई थी अपने कलकत्ता में, जिसका नाम था तत्वबोधिनी। ये सभा का नाम था तत्वबोधिनी सभा, और इसमें सब पढ़े लिखे लोग इकट्ठे होकर बैठते थे, डिस्कशंस करते थे सोसाइटी के लिए क्या बेहतर करें देश के लिए। तो इनके बेटे ने जब ये लिखा 1911 में गाया जन गण मन, तो देखो बैक का फर्क तो पड़ता ही है ना। अब पिताजी के पीछे बहुत तगड़ी बैक है तो उसको आगे बढ़ने में थोड़ी हेल्पिंग हैंड हो जाता है। तो टैगोर के इस जन गण मन को इस तत्वबोधिनी सभा की मैगजीन निकलती थी, उस मैगजीन में छपवाना आसान था क्योंकि घर की मैगजीन थी।
तो इन्होंने अपनी मैगजीन में दिया कि भाई मेरा ये वाला जो है ना जनगण मन ये छपेगा। तो ये फिर घर घर तक पहुंच गया इस तत्वबोधिनी मैगजीन के कारण। तो मैगजीन में आपका गाना तो कोई नहीं छापेगा ना, मैं और आप लिख दें तो कौन छापेगा, लेकिन क्योंकि इनके घर की मैगजीन थी तो उसमें उसको जगह मिल गई। और टैगोर 1911 में तो गा के फेमस हुए, 12 में उनकी मैगजीन में छपा, और 1913 में इनको फिर वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज मिल गया, नोबेल। तो ये इनके ज़िंदगी के कुछ लकी साल थे, लगातार इनका फेम बढ़ता गया। 11 में तो गाया, 12 में छपा, 13 में प्राइज़ मिल गया। फिर यहाँ से इनका एक अच्छा टाइम स्टार्ट हुआ। और पहले रविन्द्रनाथ टैगोर एक स्कूल चला रहे थे बेटा। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली इस बात को इसलिए स्कूलों ने कभी बताया ही नहीं। तुम में से किसी स्कूल में कभी किसी टीचर ने बताया कि जनगण मन का मतलब क्या है? नहीं बताया। हाँ बताओ क्या है। अपने से ऊपर, हाँ। सिंध गुजरात हम सब नीचे है ना। हाँ हाँ बैठो। अब जैसे इस क्लास में सिर्फ तुम्हें थोड़ा बहुत पता है, ये हमारे स्कूलों में बताया नहीं जाता बेटा। इसका मतलब मैं तुम्हें बता दूं, पर ये ना डिस्प्यूट है, क्योंकि आपको हमें भी हमारे टीचर नहीं बताया था कि जनगण मन एक्चुअल में जहाँ मैंने बताया वहाँ गाया नहीं गया था, पर पेपर में वही आएगा, तुम्हें वही टिक करना है कि जनगण मन कहाँ गाया गया, तो कलकत्ता में गाया गया। रियलिटी ये है, जनगण मन 1911 में दिल्ली दरबार में गाया गया था। और ये दिल्ली दरबार तब की बात है जब वो राजा नहीं आया था, एक क्या नाम था उसका, दिल्ली देखो दुल्हन की तरह सजाई, हाथे घोड़े और खड़े कर दिए, और ड्रम और बैंड बाजे। दिल्ली दरबार में बड़े बड़े लोग गए थे इंडिया से, उसी में से रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं। और कहा तो ये जाता है कि दिल्ली दरबार में जब एक ऊंचे सिंहासन टाइप पर बैठे हुए थे जॉर्ज पंचम और उनके साथ क्वीन मैरी और उनके साथ जो डेलीगेशन आया था, तो सामने रविन्द्रनाथ टैगोर जी बैठे थे। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो घुटनों पे बैठे थे, उन्होंने गाया था जनगण मन। इसका मतलब ये था कि हम सब जनता, जन मतलब हम लोग, जनता अपने गण, गण होते हैं जो रिस्पेक्टेड लोग, हम सब लोग नॉर्मल लोग और हमारे देश के रिस्पेक्टेड लोग आपके सामने आपको अपना नायक घोषित करते हैं। और हमारे चाहे सारे इलाकों का नाम है ना भाई, सिंध, पंजाब, गुजरात, मराठा नहीं बोलते, हम सब जो हैं आपके अंडर रह के और आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। मतलब मूल मतलब ये था कि आप हमारे लीडर हैं। तो ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आई बात, और बाद में ऐसा कहा जाता है कि गांधी ने इनको बुला के और इनको डांटा भी था। वैसे एज गैप था, गांधी जी छोटे थे एज में, 1869 का, इनका 1861 का। उन्होंने कहा था भाई कल को समाज को ये बात पता चलेगी तो ये गलत मैसेज जाएगा लोगों के बीच में, तो ये तुमने ठीक नहीं किया। ये बात यहीं दबा दी जाती है, क्योंकि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है ये पता नहीं आपको, आप इसको कहीं लिखा हुआ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए ये बताया, मतलब कहीं मेंशन नहीं किया गया कि ये दिल्ली दरबार में गाया गया। इसको यहीं ख़त्म करके और फेमस ये किया गया कि 1911 में कहाँ गाया ये। और पता नहीं कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जनगण मन पहली बार कहाँ गाया गया, तो हमें टिक करके आना होता है कलकत्ता अधिवेशन में, जबकि रियलिटी है कि वो दिल्ली दरबार में इससे पहले गाया जा चुका था। पर क्योंकि देश में इस तरह की बातें दबा दी जाती हैं तो उसमें क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ को हटा सकते हैं, लेकिन बेटा फिर उस टक्कर का गाना हमने दूसरा कहाँ लिखा, हमने कुछ ऐसा लिखा भी नहीं ना जिसको हम बना लें अपना। तो अब जो एक ट्रेंड चला आ रहा है, और इंडिया में कौन सोचता है कि इस जनगण मन का मतलब क्या है। देखा 3-3, 4-4 साल के बच्चे एक धुन सी कुछ भी मुंह से बोलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, गाते रहते हैं, उनसे पूछो तो उनका एक भी शब्द उनको नहीं पता होता। एक्चुअल में तो बड़े बड़े लोगों को भी प्रॉपर बोलना नहीं आता, ये इसके कई वर्ड्स तो कुछ भी लोग कुछ भी गाते रहते हैं, तो उसका मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं। एक दूसरी चीज़ ये भी है बेटा, हम लोगों ने ना बहुत सारी चीज़ों को जैसे चली आ रही थी ऐसे का ऐसा एक्सेप्ट कर लिया, कोई क्वेश्चन मार्क कभी किसी ने उठाया नहीं, इसलिए बदलने की बात भी नहीं आई। और अब तक और अगली पीढ़ियों तक भी PP1 के बच्चे को भी पता है कि अगर ऐसी धुन बजती है तो मुझे ऐसे खड़े हो जाना है और बात नहीं करनी है, ऐसे ही तो करता है ना बच्चा। तो वो एक हम लोगों ने एक ट्रेंड चला दिया पहले से, हम भी फॉलो करता है आगे भी। अगर अब हम कहें इसको बदलें तो इसके बदले का कोई तुमने हमने लिखा हो तो हम कहें, वरना तो हम क्या बेटा कहें, क्योंकि ऐसा दोबारा तो किसी ने लिखा नहीं कुछ कि इसको राष्ट्र गान के रूप में। और कोई देश बार बार नेशनल एंथम बदले तो ये बेइज्जती मानी जाती है। नेशनल एंथम एक बार बनता है, जो ये था ना फ्रांस ने अपनी क्रांति की थी 1789 में, तब इसके लिए एक गाना लिखा गया था। आज तक, हाँ 9th में है ना, मैंने पढ़ाया भी होगा वो,
हाँ, तो वो आज तक चला रहे हैं बेटा। तो नेशनल एंथम रोज नहीं बनाना होता, और नेशनल एंथम जनरली तब बनते हैं जब आप स्ट्रगल एज में होते हैं, जब आपका देश स्ट्रगलिंग फेज में होता है, तब कोई एक गाना फेमस कर देते हैं, और फिर आगे जाके जब आज़ादी मिलती है तो उसी को नेशनल एंथम बना लेते हैं। यही कहानी हमारे साथ है। चलो वापस आते हैं। तो हम बात करते हुए आए हैं गवर्नर जनरल की। 3 गवर्नर थे हमारे, बम्बई का, कलकत्ता का, मद्रास का। फिर उनमें से कौन सुपीरियर बन गया? बंगाल। उसको नाम दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर उसका कंट्रोल बढ़ा तो नाम पड़ गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना? क्या आया था 33 में? चार्टर एक्ट, जिसमें कहा गया अब GGB का नाम बदल के GGI कर दो। और कौन था ये आदमी? विलियम बेंटिक। ये लास्ट क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये फर्स्ट क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन सी प्रथा इसने बंद करवा दी? और किस इंडियन ने कहा मैं भी असिस्ट करूंगा? उसको किसने भेजा था ब्रिटेन? अकबर सेकंड ने, और अपनी पेंशन बढ़वाने भेजा। वहीं पे वो मर भी गए। कब? 1833 में। तो ये 1833 की कई घटनाएं। 33 में हमने क्या कहा? कौन सी पोस्ट पे हमारे लड़के भी बैठने चाहिए? सिविल सर्विसेज में। लेकिन इसको करने में कितने साल लग गए? 20 साल। और 1853 के चार्टर एक्ट में लिखित में आया कि अब इंडियंस भी सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। पर बेटा कितने साल, कितनी मेहनत करके पहली बार एक लड़का, जिसका नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, वो पहुंचे थे सिविल सर्विसेज में। और उन्हीं के खानदान की फिर कहानी हमने साथ साथ पढ़ ली कि एक बड़ी फेमस हस्ती हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर और उनके बेटे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कौन सा प्राइज मिला? बड़ा नोबेल। किस ईयर में मिला? 1913 में। किस फील्ड में मिला? लिटरेचर में। और नोबेल कितने फील्ड में दिए जाते हैं? 6। 3 है साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमेडिसिन। एक आर्ट्स का है इकोनॉमिक्स, एक है शांति का पीस, और एक है लिटरेचर का, पढ़ाई लिखाई का। हम इंडियंस को हर फील्ड में मिल गया। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें हमें नोबेल ना मिला हो। ये प्राउड की बात है कि इंडियंस इतने काबिल हैं कि हर एक फील्ड का नोबेल हमें मिल गया। क्या मैथ्स में नोबेल दिया जाता है क्या? नहीं, मैथ्स में नोबेल नहीं है। चलो वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे चार्टर एक्ट की। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब 1853 के चार्टर एक्ट में कुछ बड़ी बड़ी बातें थी बेटा। इसके बाद कभी चार्टर एक्ट नहीं आ पाया। कारण हम इस तक आते आते इतना फेडअप हो गए, इतने परेशान हो गए अंग्रेजों से कि हम क्रांति का रास्ता पकड़ गए। और 1853 के टाइम पर हमारे यहाँ एक घटिया आदमी हमें परेशान कर रहा था, लॉर्ड डलहौजी। इस डलहौजी ने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई, जिनमें से मैंने आपको हड़प की नीति बताई थी, कैसे इंडिया की प्रॉपर्टी को हड़प गया। डलहौजी की हड़प की नीति, बेटा बातचीत नहीं करनी, एक बड़ा कारण है कि हम गुस्से से भर गए। और डलहौजी तो जाता रहा अपना काम करके 1856 में, लेकिन एक नया आदमी आया, कैनिंग। इस बेचारे को बिना कुछ किए भी भुगतान करना पड़ा, क्योंकि हम क्रांति की प्लानिंग काफी दिनों से कर रहे थे। उस क्रांति का गुस्सा कैनिंग के टाइम में बाहर आया। ये बहुत बार आता है। 57 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग बहुत मुश्किल से चीज़ों को संभाल पाए, फाइनली चीज़ें संभल गई। भाई एक बार इनमें देखो जरा, निकालो इनमें से ये छोटी वाले जो बच्चे 9 फाइन की बात करते हैं ना, उनको बाहर कर दो। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट था ये। इसके बाद क्रांति के बाद सारा कामकाज महारानी ब्रिटेन ने संभाल लिया। ब्रिटेन वैसे भी दुखी था इस कंपनी से ना। इस कंपनी के लोग धीरे धीरे किन से भी अमीर बनते जा रहे थे, इन महारानी से, इन ब्रिटिशर्स के जो लॉर्ड्स आ रहे थे वो महारानी को भी पीछे छोड़ रहे थे। तो ब्रिटेन के दिमाग में था कि कुछ ना कुछ करके इसके ऊपर कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल करने का साधन मिल गया, क्योंकि क्रांति से इनकी बदनामी हो गई और पूरे में फैल गया कि ये नालायक है, ये वहाँ से बेइज्जती करा के आएंगे। तो क्रांति के बाद महारानी ब्रिटेन ने कहा अब के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तुम्हारी कंपनी कम खत्म हो गई और अब से काम करेगा हमारी जगह वायसराय। इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ किंग। ये फ्रेंच वर्ड है, इन प्लेस ऑफ किंग, यानी किंग की जगह ये आएगा। और यहाँ से फिर आपका सारा कामकाज वायसराय संभालेंगे। वायसराय से पहले आपका कामकाज कौन संभाल रहे थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उनसे पहले आपका काम संभाल रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उससे पहले काम कर रहे थे अलग अलग गवर्नर्स।
तो पहला वर्ड है गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन वायसराय। जब इस क्रांति के बाद 1858 से 1947 तक लगभग 90 सालों तक आपके यहाँ वायसराय ने काम किया। हर एक वायसराय आता, 5-7 साल फिर चला जाता, फिर नया आता, फिर चला जाता। इन वायसराय को जिस दिन हम आज़ाद हुए, हमने कहा भाई ये वर्ड हमें, वायसराय वर्ड हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे राजा की जगह कोई आके हमारे ऊपर राज करेगा। अब हम आज़ाद हैं, हम ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है, ये वर्ड मत इस्तेमाल करो, तुम वापस से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वर्ड इस्तेमाल कर लो। इसीलिए हमारे देश में दोबारा से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। और जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आज़ादी के बाद बना, उस आदमी का नाम क्या था? नहीं, उस आदमी का नाम था जिसके टाइम में आप आज़ाद हुए थे। कौन था? माउंट बेटन। क्या नाम था उस आदमी का? माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। ये आज़ादी के बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। इससे पहले आपका गवर्नर जनरल फर्स्ट कौन था? विलियम बेंटिक। इसका मतलब 2 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, एक सबसे पहला और एक आज़ादी के बाद पहला। विलियम बेंटिक तो पुराना हट चुका, माउंट बेटन 1947 से, आज़ादी के बाद से आपका गवर्नर जनरल बना। फिर आपको फील हुआ कि भाई अब तो हम लोग अपना काम खुद करेंगे। 48 इन्होंने कहा था 1948 में जून में कि भाई हम तुम्हारा देश का कामकाज छोड़ देंगे, अपना खुद करना। आज़ाद तो हम 47 में हो गए, लेकिन आज़ादी के बाद एकदम से काम करना नहीं आता ना, तो इन्होंने कहा हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे, जब तक तुम चाहोगे हम तुम्हारा काम संभलवा देंगे, पर फाइनली काम अपना खुद कर लो। तो 1948 में हमने अपने देश के, ये माउंट बेटन तो विदेशी है, इसको हटना था, तो हमने अपना फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। और वो एक्सपीरियंस थोड़े बुजुर्ग से आदमी थे जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के इंडियन गवर्नर जनरल है। इससे पहले भी इंडिपेंडेंट इंडिया का था, लेकिन वो इंडियन नहीं था। यानी आज़ादी के बाद आपके 2 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, एक अंग्रेज बना और एक हमारा बना। अगर पूछें आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो उसका नाम आएगा माउंट बेटन। और कहें आज़ादी के बाद पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी। ये गवर्नर जनरल हमें फील कराता था कि हम कहीं ना कहीं अभी भी अंग्रेज़ों के चंगुल में हैं, क्योंकि ये वर्ड अब का तो नहीं है, ये वर्ड तो बंगाल से स्टार्ट हुआ था ना, गवर्नर जनरल। तो बार बार दिमाग में आता कि हम गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं। हमने वर्ड ही हटा दिया। और 24 जनवरी 1950 को हमने कहा अब के बाद गवर्नर जनरल वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हम इंडिया में एक सबसे बड़ी पोस्ट बना रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजगोपालाचारी जी को हटा दिया गया और पहला प्रेसिडेंट आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। दोनों की पोस्ट में अंतर है, वो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ये बने थे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी आज़ादी के बाद आपने 3 लोगों को देखा, किसी का इलेक्शन नहीं हुआ, ये तीनों बिना इलेक्शन के बने हैं। आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, आज़ाद भारत का भारतीय गवर्नर जनरल, और आज़ाद भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ये सारी घटनाएं बेटा 1947 से 1950 के बीच की हैं। एक ही पोस्ट पे अलग अलग आदमी बैठते जा रहे हैं, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडियन, और फिर इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आज तक हम जानते हैं पीओआई ही देश का सबसे बड़ा लीडर है, मतलब मुखिया के रूप में देखते हैं। क्लियर इतनी कहानी? हाँ बेटा, अब देखो ये सब चीज़ें जब चल रही थी, इसी बीच में हम वापस उस फेज़ के ऊपर आते हैं जिसको हम कह रहे थे 1905 से भी गिन सकते हैं और 1907 से भी, सेकेंड फेज़। 5 से इसलिए गिनते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी में लिखते हैं कि भाई 5 तक चली सारी बातें उदारवादियों की। 5 में याद करो, बंगाल का विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग बनी और फिर 2 दल बन गए, एक गरम और एक नरम दल। अगर देखें काम करना अलग अलग शुरू हुए तो 7 में, क्योंकि 5 में मन से अलग हुए थे। लेकिन याद है 1906 में बुजुर्ग आदमी बन गया था दादा भाई नौरोजी। तो फिर जो जवान लड़के थे इन्होंने भी कहा कि कोई नहीं, दादा हैं तो दादा के सामने हम नहीं बोलेंगे, दादा जो कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा हम लोग मान लेंगे। 1907 में जाके ये फूट सामने आई। कौन से अधिवेशन में? क्या ये अधिवेशन सूरत में होना था? ये पुणे में होना था। लेकिन किसकी चालाकी थी ये? गोपाल कृष्ण गोखले। एन मौके पे कहा नहीं सूरत में, ये पूना में नहीं होगा, सूरत में होगा। सूरत अधिवेशन का हेड कौन था? कौन था हेड? गोपाल नहीं थे,
रास बिहारी घोष या बोस? हाँ, बोस तो बम की राजनीति करते थे ना, तो बुजुर्ग लोग उसको क्यों बनाएंगे? ये थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी बोस कौन था जिसने बम फेंका था? किसकी बग्गी पर? जब वो इंडिया में राजधानी परिवर्तित हो रही थी ना, कहाँ से कहाँ? कलकत्ता से दिल्ली। कौन था तब तुम्हारा? जॉर्ज पंचम नहीं बेटा, जॉर्ज पंचम तो बस आया, बोल के चला गया। उसके तो फिर 11 साल मतलब कुछ दिन बाद वो आया था, जब थोड़ी एकदम से राजधानी बदली, समय लगा। देखो 1911 में तुम्हारा वॉयसराय जब दिल्ली दरबार लगा तो एक आदमी था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ये पेपर में आता है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ये वॉयसराय ऑफ इंडिया था जब क्या लगा था बहुत बड़ा, दिल्ली दरबार। इसी ने स्वागत किया था जॉर्ज पंचम का। जॉर्ज पंचम यहाँ राज करने थोड़ी आया, जॉर्ज पंचम तो देखने आया कि जहाँ हम राज करते हैं वो कैसी नगरी है। तो उसको दिल्ली बहुत सजा के दिखाई गई। जब दिल्ली का सारा अरेंजमेंट हुआ, इंडिया के ऊपर कंट्रोल तब किस आदमी का था? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। ये क्या था हमारा? वॉयसराय, क्योंकि क्रांति के बाद की घटना है। तो वॉयसराय था हमारा लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। इसके टाइम में जॉर्ज पंचम आया था और जॉर्ज पंचम दो बातें कह के गया। पहली, राजधानी बदलेगी और बंगाल विभाजन रद्द होगा। लेकिन जॉर्ज पंचम तो यहाँ से कह के चला गया दिसंबर में। फिर अप्रैल 1912 में हमने राजधानी बदली, और राजधानी बदलने का मतलब था मेन वायसराय उठ के कलकत्ता से और दिल्ली आके रहने लगा और अपना कामकाज शुरू किया। एक दिन में महल खड़े नहीं होते बेटा। 1912 से लेके 1930 तक लगभग मेन बिल्डिंग्स बनाई गई। जैसे जिसको तुम राष्ट्रपति भवन कहते हो, ये 1927 में जाके तैयार हुआ था। 21 से 27 इसमें पूरा काम हुआ, 5-7 साल, तब जाके ये बना। तो अप्रैल 1912 में वायसराय हाथी पे बैठ के एंटर कर रहा था। वहां से बैठ के आया होगा जैसे भी आया कलकत्ता। दिल्ली में एंट्री शाही करवानी थी, तो एक हाथी पे, मैंने वो कहानी बताई थी, हाथी पे बैठ के जब दिल्ली की एंट्री कर रहा था तो हमारे एक रास बिहारी बोस ने, उनका नाम था रास बिहारी बोस, इन्होंने बम फेंका था उसकी बग्गी पर कि यही मार देंगे। और चलो मरा नहीं, डरा तो बहुत होगा, किसी के ऊपर ऐसे आके बम गिरे तो कितना डर लगे, और फिर जब निकलता होगा तो डर के निकलता होगा। फिर शाही उस पर बैठना थोड़ा सा उसने कम किया होगा कि पता नहीं कौन सिरफिरा कहाँ बम फेंक देगा। तो वो डर बैठाना भी बड़ी बात होती थी कि इतनी हिम्मत तो कर दी कि भैया किसी ने यहाँ, और वो तो लक की बात थी, वो बम हमारे नीचे वाले उस पे महावत उसको लग गया। कुछ कितना गैप रहा होगा, इतना गैप, वो उसको ना लग के इसके लगता, कंधा तो इसका भी उड़ ही गया, थोड़ा सा और इसके लग जाता छाती में तो यही उड़ जाता। तो उतना गैप था, वो गैप डर कितना बैठा गया होगा ना। और फिर शायद इसने कभी ऐसी हरकत की नहीं होगी कि हाथियों पे घूमूंगा, तो वो डर ही बैठाना हमारा टारगेट था क्रांतिकारियों का। कौन था वो जिसने ये हरकत की थी? हाँ, तो ये बोस जो है ना, ये क्रांतिकारी हैं, इसको गरम पसंद करेंगे, नरम पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बनाया गया? गोपाल कृष्ण गोखले जी भी बड़े चालाक हैं, हिस्ट्री में अपना नाम नहीं आने देंगे, वो नहीं बने अध्यक्ष। कायदे से गोखले जी भी बड़े चालाक हैं, हिस्ट्री में अपना नाम नहीं आने देंगे, वो नहीं बने अध्यक्ष। कायदे से लड़ाई की जड़ जो थे वो वही थे, उन्होंने ही सब गड़बड़ कराई। लेकिन अध्यक्ष किसको बना दिया गया? रास बिहारी घोष को। और 1907 के इस अधिवेशन के बाद अलग अलग दल काम करने लगे। मैंने आपको बताया, इसके बाद इन गरम वालों को पकड़ के क्या किया? मांडले जेल, किसी को नजरबंद कर दिया। और फाइनली अगले 9 साल तक कांग्रेस लड़खड़ाती रही, क्योंकि दो चीजों में से एक एक के पास चली गई, एक एक के पास। पैसा चला गया बुजुर्गों के पास और ताकत चली गई जवानों के पास। बिना पैसे के ताकत कुछ नहीं कर सकती, और बिना ताकत के पैसा भी वेस्ट है, क्योंकि डर नहीं रहता। 1916 में अपनी कमी समझते हुए और सब इकट्ठे आ गए। कौन कौन? गरम प्लस नरम इज इक्वल टू क्या बन गई? ये कांग्रेस। कांग्रेस एक गलती कर गई, अपने साथ मुस्लिम लीग को लाने के चक्कर में इन्होंने मुसलमानों के अलग राष्ट्र की मांग को, अलग सीट की मांग को एक तरह से खड़े होकर स्टेज पे मान लिया। और यहाँ हम कहते हैं कि नरम गरम दल इकट्ठे हुए प्लस मुस्लिम लीग इकट्ठी हुई, बड़ा सा स्टेज लगाया, उस पे नरम के लीडर, गरम के लीडर, मुस्लिम लीग के, और सबने हाथ पकड़ के पीछे इंडिया नहीं बना था हमारा, सारे विरोधी जो थे कांग्रेस के, ये बीजेपी के इकट्ठे हो गए, ऐसे सब इकट्ठे हो गए। और उन्होंने कहा कि हम सब भारत की आज़ादी और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए काम, मतलब मुसलमानों के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे जब सब इकट्ठे हुए, ये सब इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुई थी ये बैठक? ये हुई थी लखनऊ में, और इसी को कहा जाता है लखनऊ
हाँ, इसी को कहते हैं लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट। ये पेपर में आता है बहुत बार। लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच हुआ है? कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग। और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। ये इसके मास्टरमाइंड है बेटा, इन्होंने करवाया था ये सब। और जिन्ना की खास बात जानते हो? जिन्ना एक ऐसा कैरेक्टर है जो कांग्रेस में भी साथ है और इसमें मुस्लिम लीग में भी, दोनों की बैठकों में जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में कभी नहीं कहते थे कि अलग से पाकिस्तान बनेगा। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने दोनों की बैठकों में हिस्सा लिया, दोनों का मेंबर थे ये। लेकिन बाद में इनके मन में आने लगा कि नहीं, कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का ही भला कर सकती है। और जिन्ना ही वो आदमी है जिन्होंने स्पष्ट रूप में आगे जाके कहा 1940 के आसपास कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान। पाकिस्तान की डिमांड एकदम से नहीं उठी थी। 1920 में एक बहुत बड़े शायर थे जिनका नाम था इकबाल। इकबाल वो आदमी है जिसने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज भी बहुत सारे स्कूलों में ना ये तैयार करवाते हैं 26 जनवरी पे और 15 अगस्त पे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये किसने लिखा है? शायर इकबाल ने। नाम से समझ में आ गया ये मुस्लिम है। उर्दू में लिखा हुए हैं कई शब्द। इकबाल ने जब ये लिखा तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की बात की, उसमें पाकिस्तान इंडिया सब शामिल थे, और कहा कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत ये है। लेकिन बाद में इन्हीं इकबाल ने कहा कि इंडिया के अंदर 2 राष्ट्र बनने चाहिए आगे जाके। ये थॉट दे दिया एक कि एक नहीं, यहाँ 2 राष्ट्र हैं। तो द्विराष्ट्र का विचार किसने दिमाग में डाला? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा पाकिस्तान बनाओ, लेकिन ये कहा शायद यहाँ 2 राष्ट्र बनेंगे। 1930 में जाके ये थॉट थोड़ा थोड़ा जैसे एक बड़ा बनने लग गया, लोगों के दिमाग में आने लग गया। और एक स्टूडेंट थे चौधरी रहमत अली, 33 साल का एक आदमी है ये, कोई स्टूडेंट यंग नौजवान लड़का नहीं, 33 साल का आदमी। ये ब्रिटेन में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने वहाँ ब्रिटेन में थॉट दिया और कहा भाई एक अलग देश बनना चाहिए जिसका नाम रखा जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान ये दिया इन्होंने, पाकिस्तान। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बाद में यही पाकिस्तान बनेगा। तो ये किसका, ये शब्द किसने दिया है? हाँ, ये हैं तो इंडिया के, लेकिन पाकिस्तान वाली बेल्ट के हैं। तब तक पाकिस्तान नहीं था और विदेश में ब्रिटेन में रह के पढ़ रहे हैं। 1920 में विचार आ गया, 33 में इनफैक्ट पूरी तरह से ये शब्द आ गया, और 1940 में जिन्ना ने स्पष्ट कहा कि हमें अलग देश चाहिए जिसका नाम हम क्या रखेंगे? पाकिस्तान। तो धीरे 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 करके ये सब चीज़ें बनी हैं। जिन्ना वही आदमी हैं जो दोनों बैठकों में जा रहे थे पहले, जिन्होंने ये नहीं कहा था कि अलग से पाकिस्तान दो, लेकिन फिर जिन्ना का पूरी तरह झुकाव हो गया कि नहीं, इंडिया में हमारा फ़ायदा नहीं हो सकता, हमें अलग राष्ट्र बनाना पड़ेगा। और इसीलिए फिर नेहरू और जिन्ना अपने अपने एरियाज़ में काम करने लगे, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जिन्ना की अलग प्रॉपर्टी की डिमांड हो गई और नेहरू जहाँ इंडिया था वहाँ बैठे ही हैं। ठीक है, ये कहानी है। अब वापस इसके बैक पे चलते हैं। 1915 में एक आदमी की एंट्री हो गई थी इंडिया में, गांधी ने आते ही, ऐसा नहीं गांधी कोई बच्चे थे, 49-50 ईयर्स के आसपास की एज हो गई थी जब तक इन्होंने पहला काम किया। 15 में जब ये वापस लौटे तो इन्होंने बैठ के GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले से कहा कि सर आप गाइड करो, इंडिया में कैसे काम करना चाहिए। गोखले कौन से वादी हैं? उदारवादी या उग्रवादी? तो गोखले कह रहे हैं कि भाई देखो, मैं तो हूँ उदारवादी, लेकिन मेरी लाइफ का अनुभव ये है कि उदारवाद से काम चला नहीं, जैसा हम चाहते थे वैसा काम हो नहीं पाया। तो तुम उदारवाद को ऐसे का ऐसा कॉपी मत करना। दूसरे लोग कौन थे जिसको अंग्रेज कहते थे? उग्रवादी। हमारे क्रांतिकारी ही उनके उग्रवादी हैं, जिसको हम गरम दल कहते हैं, लाल बाल पाल। अब गांधी ने देखा कि भाई इनका तरीका ठीक नहीं था, क्योंकि ये तो मारकाट की बात करते थे। तो गोखले ने कहा कि तुम इन दोनों के बीच का रास्ता अपना लो, मध्य मार्ग अपना लो। यानी ज़रूरत पड़े तो वो वाली जो कहावत है ना कि गांधी ने कहा कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करो, ये बेवकूफ़ी है। गांधी जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि हमेशा पिटो। गांधी ने इनफैक्ट ये कहा कि अगर कभी कायरता और हिंसा में से एक को चुनना पड़ा तो हिंसा को चुन लेना। इसका मतलब है कायर मत बनना। गांधी का मतलब ये नहीं था कि चुपचाप बैठे रहो, कोई तुम्हें लात घुसे मारता रहे, पिटते रहो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अपनी बात पे अड़े रहो, लेकिन अगर कोई ये करना कि तुम कायर हो, लड़ ही नहीं सकते, तो फिर हिंसा भी ठीक है।
इसका मतलब गांधी इतने भी वो नहीं थे कि भैया हाँ पहली प्रायोरिटी पर हिंसा मत करना, लेकिन अगर दो में से एक का चुनाव हो कि या तो तू कायर है या तू हिंसक है, तो कायरता से बेहतर हिंसा है। ये गांधी जी का खुद का कहना था। पर इसका ये मतलब नहीं कि जाके मारने पीटने लग जाओ। पहली प्रायोरिटी पर अहिंसा को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करो, लेकिन अगर कायरता सामने आती हो तो फिर छोड़ दो, फिर हिंसा की तरफ आ जाओ। महात्मा गांधी का ये थॉट कुछ अजीब था और लोगों ने कहा कि भैया ये ऐसे कैसे बीच वाला रास्ता चलेगा। गांधी ने 2 साल पूरा रिसर्च किया, 15 से लेके 17 में जाके महात्मा गांधी ने बिहार के किसान थे चंपारण में, उनके साथ उनके यहाँ से एक बहुत बड़ा आदमी था, वो यहाँ पर आ गया और उसने गांधी जी से कहा गांधी जी आपको ना चलना पड़ेगा, और आप क्योंकि बहुत बढ़िया एक काम करके आए हो, 22 साल तक आपने काम किया था साउथ अफ्रीका में, इंडिया में अब आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि लोग दुखी हैं, न तो लोग इनसे खुश हैं न इनसे, आप जो कहोगे उसको लोग मान लेंगे। गांधी को एक प्लेटफॉर्म मिल गया जाने के लिए, तो गांधी जो है पहुंच गए चंपारण, और फिर गांधी की एक यात्रा शुरू हुई। जैसे हर इंसान की ना बेटा लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो उसको आगे बढ़ाते हैं, या तो उसको ख़राब बनाते हैं या बेहतर बनाते हैं। ये गांधी की लाइफ का इंडिया में पहला स्टेप था। इसके बाद गांधी जी रुकेंगे नहीं। स्टार्टिंग हमेशा छोटी चीज़ों से की जाती है। गांधी आते ही नहीं लीडर बने, पहले गांधी ने 3 बहुत छोटे छोटे स्टेप लिए, जिनमें एक चंपारण है, एक अहमदाबाद है और एक खेड़ा है। ये छोटी जगह हैं, पहले गांधी यहाँ लीड में आए। फिर गांधी ने बड़े स्टेप लिए, जिनमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जिनमें सिविल डिसोबीडियंस है और एक क्विट इंडिया मूवमेंट। तो गांधी की अगर हम यात्रा को देखें एक शॉर्ट में, तो 17 में गांधी ने काम किया, 18-19 में काम किया और 19 में काम किया, 20 में काम किया, 30 में काम किया और 42 में। ये गांधी की, ऐसा नहीं कि इसके बीच में काम नहीं किया, काम तो पूरा करते रहे, लेकिन ये गांधी की लाइफ के माइलस्टोन्स हैं। जैसे कुछ चीज़ें, जैसे तुम जितने बड़े हुए, हर एक दिन की इंपॉर्टेंस है, लेकिन हर दिन को याद थोड़ी रखा जाता लाइफ में। जब तुम्हारा बर्थडे है तुम्हें वो दिन याद है, तुमने कभी कुछ अचीव किया, तुम किसी चीज़ में फर्स्ट आए, किस दिन तुम खूब तुम्हारी कुटाई पिटाई हुई, जिस दिन तुम्हारी बढ़िया वाली बेइज्जती हुई, कुछ चीज़ें याद रहती हैं ना दिमाग में, रोज़ की बातें थोड़ी याद रहती हैं। तो ऐसे गांधी की लाइफ के ये मेन इंसिडेंट हैं। 17 में गांधी ने सबसे पहला स्टेप लिया था चंपारण, ये कहाँ था? बिहार में। फिर गांधी ने 18-19 में एक अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए और एक खेड़ा के किसानों के लिए, अलग अलग कैटेगरी हैं ये। चंपारण ये बेटा कल पढ़ाऊंगी, अभी अभी किताब मत देखो, किताब में अपने आप करा दूंगी, ठीक है? पहले समझ लो। देखो चंपारण में है नील के किसान, अहमदाबाद में है मिल के मजदूर और खेड़ा में है नॉर्मल जो हमारे किसानों वाले किसान, जिनकी क्रॉप बर्बाद हो गई थी। 19 में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन, मुसलमानों का स्पेशल था ये, इसमें गांधी जी गए और महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई मुसलमान और हिंदू भाई हैं, सगे, मतलब ऐसे कि भैया इकट्ठे रहेंगे देश में। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम इनको सेफ नहीं फील कराएंगे तो हमेशा ये अलग थलग पड़े रहेंगे। तो जो मुसलमानों पे दिक्कत आई वो हिंदुओं की भी दिक्कत है। और खिलाफत क्या था इसकी स्टोरी मैं कल डिटेल में बताऊंगी। गांधी जी ने आगे बढ़ के, उस टाइम पे सोचो मुस्लिम थे मुट्ठी भर, उनकी ताकत उतनी नहीं थी, तो गांधी जी ने आगे बढ़ के हाथ मिलाया तो सारे हिंदुओं की ताकत भी साथ आ गई। इसका फायदा क्या हुआ? मुसलमानों को सेफ फील हुआ कि हम अकेले नहीं हैं अंग्रेजों के खिलाफ, ये पूरा इंडिया हमारे साथ है। तो गांधी जी सबके लीडर बन गए, हिंदुओं के तो थे ही, मुसलमानों के भी लीडर बन गए। यहाँ खिलाफत कमेटी का मुखिया बनाया गया महात्मा गांधी को। ये प्राउड की बात है कि मुसलमानों की कमेटी है और लीडर कौन बना दिए गए? महात्मा गांधी। 20 में गांधी ने शुरू किया असहयोग, इसे कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 30 में गांधी जी ने चलाया CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 42 में चलाया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये गांधी की लाइफ है। ये 3 ऊपर के गांधी के छोटे स्टेप्स हैं, ये गांधी के 3 बहुत बड़े स्टेप्स हैं जिसके कारण वो मास लीडर बने। और आज तक पूरी धरती पर जितने बड़ा मास लीडर गांधी जी थे ना बेटा, इतना कोई पैदा नहीं हुआ। गांधी के पीछे करोड़ों लोग चलते थे। गांधी एक बात बोलते थे और करोड़ों लोग वो बात करने को तैयार हो जाते थे। जैसे गांधी जी के ऊपर हंसना बड़ा आसान है, कोई भी कह देगा क्या किया इन्होंने, लेकिन तुम अपनी बात 10 लोगों से मनवा नहीं सकते। और ये जो मुंह से निकालते थे ना, करोड़ों लोग वो काम करने को तैयार। तो कोई काबिलियत होती है तभी कोई हमारी बात सुनता है ना। इसलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा मास लीडर इस धरती पर कौन हुआ? चलो कल इनकी स्टोरी पढ़ेंगे अब। चलो।